हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हमने जो है आधुनिक भारत की सीरीज़ शुरू की रही है, जिसमें हम आधुनिक भारत को पूरा पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो आपके ऑल एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पिछली क्लास में हमने जो है कुछ बेसिक बातें देखी थी आधुनिक भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के बारे में। और पुर्तगाली कंपनी जो है एस्तादो दा इंडिया को लगभग हम लोग पढ़ चुके थे। और आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है ब्रिटिश कंपनी, यानी कि ईआईसी कंपनी को। इसकी स्थापना देखेंगे, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये आगे चलकर कैसे राजनीतिक अधिपत्य स्थापित कर लिया इसने, वो सब हम जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। पहले इसकी बेसिक बातें जो है हम इसको जान लेंगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे कि आगे जैसी जैसी क्लास चलेंगी उसमें फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है कैसे भारत में राजनीतिक अधिपत्य स्थापित किया, उस सबको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो अब हम जो है ईआईसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ईआईसी। ठीक, तो अब हम जो है इसकी स्थापना को देखने का प्रयास करेंगे। सपोज़ करिए यह है ब्रिटेन, और ब्रिटेन की हेड ऑफ़ द नेशन है वहाँ की महारानी। ठीक, और ब्रिटेन की ही एक फेमस कंपनी है जिसका नाम है मर्चेंट एडवेंचर्स। ठीक, अब ये मर्चेंट एडवेंचर्स जो है एक सब्सिडरी कंपनी 1599 में एक सब्सिडरी कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम है ईआईसी। अभी सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? सब्सिडरी कंपनी जैसे भारत में आपने सुना होगा टाटा कंपनी जो है वो मेन कंपनी है, और टाटा कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जैसे टाटा मोटर, टाटा नमक, वैसे ही मर्चेंट एडवेंचर्स ने जो है एक सब्सिडरी कंपनी की स्थापना करी जिसका नाम था ईआईसी 1599 में। और ईआईसी कंपनी को महारानी के फरमान द्वारा 31 दिसंबर 1600 में, जिसे हम रॉयल ऑर्डर भी कहते हैं, इसके द्वारा भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हो गया। भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त हुआ एक रॉयल ऑर्डर द्वारा। ठीक, एक अधिकार का मतलब है कि ब्रिटेन से भारत के साथ व्यापार करने का जो अधिकार है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को होगा। ठीक, तो ये जो अधिकार है शुरुआत में 15 सालों के लिए था, 15 सालों के लिए। अब रॉयल ऑर्डर द्वारा 15 सालों का भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया। अब भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए जेम्स फर्स्ट महारानी के जो है ये हस्बैंड है, महारानी के हस्बैंड जेम्स फर्स्ट भारत में अपने दूत भेजेंगे। किस लिए? भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए। और तो सबसे पहला दूत जो भारत आया वो था कैप्टन हॉकिंस। ये आया था 1608 में। इसमें एक बात ध्यान रखना, ये भी जेम्स फर्स्ट का दूत था और फारसी भाषा का एक्सपोर्ट था। ठीक, अब जब ये भारत में आया 1608 में, तो इस समय जो है भारत में मुग़ल साम्राज्य चल रहा था, और मुग़ल साम्राज्य में 1608 में जो मुग़ल बादशाह था वो था जहांगीर। अब कैप्टन हॉकिंग जो है वो जहांगीर से मिलेगा उसके दरबार में। अब जब वो जहांगीर से मिला उसके दरबार में, तो खाली हाथ तो जाएगा नहीं, तो अपने साथ 2 गिफ्ट लेकर गया। गिफ्ट और भी थे लेकिन 2 प्रमुख गिफ्ट थे, एक था घड़ी और दूसरा जो गिफ्ट है वो थे पेंटिंग, यानी कि एक चित्र जो है पेंटिंग अपने साथ लेकर गया। और जैसे कि हम लोग जानते हैं जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, और जहांगीर की जो रुचि है वह घड़ी में ना होकर इस पेंटिंग में थी। जब उससे मिला तो उसने फ़ारसी भाषा में उससे बात किया। कैप्टन हॉकिंस ने फ़ारसी भाषा में जहांगीर से बात किया, तो जहांगीर जो है उससे इम्प्रेस हो गया कि भला एक अंग्रेज़ जो है वो फ़ारसी भाषा में बात कर रहा है, उससे इम्प्रेस हो गया। और साथ में जब उसने पेंटिंग गिफ्ट करी तो उससे और इम्प्रेस हो गया। ठीक, उससे पूछा कैप्टन हॉकिंग से, बताइए आपके आने का काम क्या है। इस वक्त जो है कैप्टन हॉकिंग्स ने ये नहीं बताया कि उसके आने का जो काम है
वो व्यापार की अनुमति लेना है। ये बात उसने अभी नहीं बताई। तो जहांगीर ने कहा कि आप जो है आज रात का खाना हमारे साथ करिए, मतलब डिनर जो है आज रात हमारे साथ करिए। और कैप्टन हॉकिंस वहाँ से चला गया। अब जहांगीर कैप्टन हॉकिंस ने जो उसको पेंटिंग दी थी वैसी ही सेम पेंटिंग बनाकर जब कैप्टन हॉकिंस शाम को लौटा तो उसके सामने उसने 2 पेंटिंग रख दी, एक जो कैप्टन हॉकिंस लेके आया था और दूसरी जो जहांगीर ने बनाया था। अब जहांगीर उसे पूछता है कि बताइए आपने जो पेंटिंग लेकर आई थी वो कौन सी है। अब कैप्टन हॉकिंस को ये बात पता थी कि जहांगीर जो है वो पेंटिंग बना रहा है, मैंने जो पेंटिंग लेकर आई सेम वैसे ही पेंटिंग बना रहा था। और ये बात जो है कैप्टन हॉकिंस जानता था कि मैंने जो पेंटिंग लेकर आई वो ये वाली है, परंतु जानबूझकर वो जो है वो ऐसा कहता है कि जहाँ पना मैं जो है ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैंने जो पेंटिंग लेकर आई थी वो कौन सी है। मुझे लगता है मैंने जो पेंटिंग लेकर आई थी वो ये वाली है। और इस बात से खुश होकर जो है वो जहांगीर कहता है कि आप जो है धोखा खा गए, आपने जो पेंटिंग लेकर आई थी वो ये वाली है, ना कि ये वाली। और इसी बीच जो है कैप्टन हॉकिंस जहांगीर से अपनी पहली फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। और ये अनुमति जो है वो सूरत में मिलती है फैक्ट्री खोलने की। हालांकि फैक्ट्री जो है वो सूरत में ना खुलकर कहीं और खुल जाती है, परंतु फिर भी अभी आप इतना याद रखिए जहांगीर जो है कैप्टन हॉकिंस को सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे देता है। इसके बाद अगला जो दूत आता है वो था मिडल्टन आता है 1611 में। और ये भी जो है जेम्स फर्स्ट का दूत था, ठीक। और इसके बाद जो आता है वो था कैप्टन मिडल्टन हॉक। और इसके बाद आता है सर थॉमस रो। ये जो है ये आता है 1615 में। इसमें ध्यान रखना है कि ये भी जो है जेम्स फर्स्ट का दूत था और फारसी भाषा का एक्सपर्ट था, ठीक। अब ये जो है सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस ने सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली थी, परंतु जेम्स ये जो है सर थॉमस रो जो है मुग़ल के हर क्षेत्र पर मतलब जहाँ पर मुग़लों का अधिकार था उस वाले क्षेत्र में फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। फैक्ट्री खोलने की अनुमति लगभग हर क्षेत्र पर जहाँ जहाँ मुग़ल का आधिपत्य था उस वाले क्षेत्र पर फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। ये कुछ पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है, ठीक। तो सबसे पहला जो दूत आया था वो था कैप्टन हॉकिंग और दूसरा आता है मिडल्टन और तीसरा जो दूत है वो है सर थॉमस रो। आपको इतना समझ आ गया होगा। इसके बाद जो है हम इसकी फैक्ट्री देखेंगे। अब इसके आगे जो है हम देखेंगे AIC कंपनी की कहाँ कहाँ व्यापारिक केंद्र अपने खोले, कहाँ कहाँ इनकी फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। तो अब जो है हम लोग देखेंगे AIC कंपनी की कहाँ कहाँ फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई। तो सबसे पहले जो अनुमति प्राप्त होती है वो 1608 में सूरत में, ठीक। 1611 में मसूलीपट्टनम में, ठीक। और 1633 में खुलती है बालासोर उड़ीसा। और 1639 में मद्रास में साउथ में, ठीक। और 1651 में खुलती है हुबली में। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ एक बार। अगर ये हमारा भारत है तो यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में 1611 में सूरत में, एक मिनट रुकना, यहाँ पर खुलती है 1611, यह है सूरत, ठीक है। यहाँ पर खुलती है 1611 सूरत में। एक बात ध्यान देना है कि सूरत में जो है 1611 में अनुमति प्राप्त होती है, लेकिन पहली फैक्ट्री जो है वो खुलती है मसूलीपट्टनम में 1611 में। किसी कारणवश क्या है सूरत में जो फैक्ट्री है वो बाद में खुलती है, परंतु अनुमति पहली प्राप्त होती है सूरत में खोलने के लिए, लेकिन पहली फैक्ट्री जो खुलती है वो खुलती है मसूलीपट्टनम में 1611 में। मसूलीपट्टनम ध्यान देना यहाँ पर है, ठीक है। और 1633 में यहाँ बालासोर उड़ीसा में। और मद्रास
मद्रास सिटी के नीचे आ जाएगा, ठीक। और हुबली में खुलती है यहाँ, ये है हुबली में मद्रास। 1651 में खुलती है हुबली में, हुबली, ठीक। एक बात ध्यान देना कि हुबली में जो है, हुबली में ही 3 गांव, पहला सूतानाटी, सूता नाटी प्लस कालीकता, कालीकता प्लस गोविंदपुरी, गोविंदपुरी। तो हुबली में 3 गांव, पहला है सूतानाटी, दूसरा है कालीकता और गोविंदपुरी। इन तीनों को मिलाकर एक किले का निर्माण करवाते हैं जिसका नाम था फोर्ट विलियम किला, ठीक है। फोर्ट विलियम किला जो है 3 गांवों को मिलाकर बना था, पहला है सूतानाटी, फिर है कालीकता, फिर है गोविंदपुरी, ठीक। और ये फोर्ट विलियम जो है आगे चलकर कलकत्ता सिटी बनता है, ठीक। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। मैं आपको वापस से एक बार रिपीट करवा देता हूँ कि 1608 में सबसे पहली फैक्ट्री खुलने की अनुमति प्राप्त हुई थी सूरत में, परंतु पहली फैक्ट्री खुलती मसूलीपट्टनम में 1611 में। उसके बाद 1633 में बालासोर उड़ीसा में, 1639 में मद्रास में और 1651 में खुलती हुबली में। और हुबली में ही 3 गांव सूतानाटी, कालीकता और गोविंदपुरी को मिलाकर एक किले का निर्माण करते हैं। उस किले का नाम है फोर्ट विलियम, और ये फोर्ट विलियम किला जो है आगे चलकर कलकत्ता सिटी बनता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है एक घटना होती है 1661 में। अच्छा एक बात बताइए, भारत में इस समय कितनी कंपनियां हैं, कितनी विदेशी कंपनियां? पहले सबसे पहले तो आए थे पुर्तगाल, ठीक। तो ये भारत में तो है ही, व्यापार कर रहे हैं। दूसरे आते हैं EIC, और तीसरी कंपनी जो है इस वक्त 1661 में भारत में है वो है डच, ठीक। और एक कंपनी है 1616 में आते हैं जो स्वीडिश नहीं, डेनिश है। तो ये 4 कंपनियां जो हैं भारत में इस वक्त, व्यापार कर रही हैं। तो 1661 में क्या होता है समझ लो, ये है ब्रिटेन, ठीक, और ये है पुर्तगाल। तो 1661 में ब्रिटिश राजकुमार जो है चार्ल्स द्वितीय की शादी जो है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हो जाती है, कैथरीन। अब जब चार्ल्स द्वितीय की शादी कैथरीन के साथ हो जाती है, पुर्तगाली राजकुमारी के साथ, अब इन दोनों के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, दोनों कंट्री के मध्य वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। ऐसे में पुर्तगाल जो है दहेज के रूप में भारत का एक शहर बॉम्बे देते हैं, किसको? EIC कंपनी को, ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन जो है यहाँ आके करेगा क्या? सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, इसको यहाँ भारत से तो कोई लेना देना है नहीं, पुर्तगालियों ने इसको बॉम्बे तो दे दिया। ब्रिटेन क्या करेगा, ये जो दहेज स्वरूप बॉम्बे इनको मिला है ये दे देगा EIC कंपनी को 10 पाउंड रेंट पर। सीधी सी बात है यार, ब्रिटेन करेगा क्या इस बॉम्बे का? ब्रिटेन के राजकुमार जो हैं यहाँ आके क्या मछली पकड़ेंगे? सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, उनको क्या करना है यहाँ आके? तो EIC कंपनी को 10 पाउंड रेंट पर जो है बॉम्बे शहर दे देते हैं। और पूरे इतिहास में आप देखोगे कि इन दोनों के मध्य जो है फिर कभी आपको लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। EIC कंपनी, EIC के साथ आपको सारी कंपनी की लड़ाई देखने को मिलेंगी, जैसे फ्रेंच हो गया, डच हो गया, डेनिश हो गया, स्वीडिश। परंतु पुर्तगाल के साथ जो है इनकी एक भी लड़ाई आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इनका संबंध जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन और पुर्तगाल के मध्य जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया था। स्वाभाविक सी बात है ये दोनों जो है आपस में लड़ेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो EIC कंपनी से जो है फ़िलहाल अभी आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद जो है अगली कंपनी जो भारत आती है व्यापार करने वो है डच। तो इसके बाद अगली कंपनी जो भारत आती है वो है डच, और डच आते हैं 1602 में। तो डच में आपको क्या क्या याद रखना है डच कंपनी से? तो डच नाविक जो है वो आता है, पहला नाविक 1595 में, कार्नेलिस द
हाउटमैन, ठीक। और डच संसद 1602 में एक कंपनी की स्थापना करती है जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसे ध्यान रख लेना आप, डी से डच, ई से ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1602 में जो है डच संसद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहली फैक्ट्री है वो खुलती है 1605 में मछलीपट्टनम साउथ में, है ना। और इसका हेडक्वार्टर जो बनता है वो बनता है नागपट्टनम। और डचों की जो मुख्य रुचि है वो थी इंडोनेशिया। और भारत के साथ ये जो है सूती वस्त्र का ज़्यादा व्यापार करते थे, ठीक। अब इस समय जो है भारत में 3 कंपनियां हैं 1602 तक के। 1602 में डच कंपनी आ गई थी। अब यहाँ पर देखिए, एक तो पहले है पुर्तगाल, ठीक, पहले है पुर्तगाली, फिर आते हैं EIC, फिर आते हैं डच। अब इन दोनों के मध्य 1661 में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। अब इन दोनों के मध्य जो है आपको झड़प देखने को नहीं मिलेगी। अब व्यापार के लिए अब ये दोनों कंपनियां डच और EIC व्यापार का अपना विस्तार करेंगे। ऐसे में इनका आखिरी युद्ध जो है EIC वर्सेस डचों का आखिरी युद्ध जो होता है वो होता है 1749 में। इस युद्ध का नाम है बेदारा का युद्ध। इस युद्ध में जो है डचों की हार होती है और इस युद्ध के बाद जो है अपना सारा इंडिया में मतलब जितना भी इनका व्यापार रहता है वो सब EIC कंपनी को सौंप कर ये अपना मुख्य फोकस जो है वो इंडोनेशिया की तरफ कर लेते हैं। तो डच कंपनी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिया है। इससे ज़्यादा जो है आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया तो पहला नाविक कौन था और इसकी पहली फैक्ट्री और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश हुआ और इसका आखिरी युद्ध जो है कहाँ हुआ, इतना ही पूछा जाएगा, ठीक। तो मैं आपको एक बार जो है वापस से रिपीट करवा देता हूँ कि डच कंपनी में हमने क्या क्या पढ़ा। तो डच कंपनी जो भारत आती है वो आती है 1602 में। और पहला डच नाविक जो भारत आता है वो था 1595 में कार्नेलिस द हाउटमैन। और 1602 में डच संसद जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करती है और इस कंपनी का पहला मुख्यालय जो है वो खुलता है मछलीपट्टनम में 1605 में और इसका हेडक्वार्टर बनता है नागपट्टनम साउथ में, ठीक। इनकी जो मुख्य रुचि है वो थी इंडोनेशिया से ये जो है मसाले का व्यापार करते थे और भारत के साथ जो है वो सूती वस्त्र पर ज़्यादा इन्होंने बल दिया। और EIC और डच के मध्य जो आखिरी युद्ध हुआ वो था 1759 का बेदारा का युद्ध। तो बेदारा के युद्ध के बाद जो है डच कंपनी अपने सारा व्यापार जो है इंडिया का वो EIC कंपनी को सौंप दिया और अपना जो फोकस है वो पूरा इंडोनेशिया की तरफ कर लिया। भारत से जो है वो चले गए 1749 में, आखिरी युद्ध था बेदारा के युद्ध में, ठीक। तो इतना जो है आपको डच कंपनी से याद रखना है। तो अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया उसको आप अच्छे से रिवाइज़ करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। धन्यवाद, गुड बाय।